दोस्तों स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ है भावना खन्ना, जिन्होंने अपनी लाइफ के 5 साल एविएशन इंडस्ट्री में दिए। इन्होंने काम किया है एज अ केबिन क्रू और इन्होंने ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमें मेल भेजा कि हमारी लाइफ के, हमारे प्रोफेशन के बारे में लोगों की बहुत गलत धारणा है। लोग बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता इस प्रोफेशन के बारे में। तो मुझे आकर बात करनी है अपनी दिल की। हमने कहा प्लीज़ आओ, हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे पास ऑडियंस है जो अलग अलग लोगों की लाइफ जानना चाहती है, हमें भी जानना है क्योंकि हमें भी ज़्यादा पता नहीं है। तो भावना, थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल कर यहाँ आए। प्लेजर इज़ ऑल माइन। एंड शुरू करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप क्या करते थे और अभी क्या कर रहे हो। अभी तो आप क्या कर रहे हो वो ऑडियंस जान ही लेगी, पहले आपने क्या करा है और कैबिन क्रू बनने के लिए क्या तैयारी करनी होती है, कैसे होता है प्रोसेस। ठीक है, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी जस्ट आफ्टर 12th के बाद मैंने इंटरव्यूज़ देने शुरू करे कैबिन क्रू के लिए। पहले तो जैसे आज भी लोगों को नहीं पता है कि कैबिन क्रू बनना कैसे है या फिर कैबिन क्रू का कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो उसके बारे में मैंने किसी को देख के इंस्पायर हुई। मैं किसी को देख के तो मुझे लगा कि मुझे भी हमारी ही आसपास में कुछ जानकारी में था, तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुई कि मुझे भी बनना है कैबिन क्रू। तो उन्होंने थोड़ा सा हेल्प करा, बताया। उसके बाद मैंने अपनी टीचर्स की हेल्प ली। मेरे टीचर्स को भी इस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने इंटरनेट की हेल्प ली। वहाँ से पता लगा कि कैसे कैसे इस प्रोफेशन के लिए जाना है, कैसे इंटरव्यूज़ देने हैं, क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो उसके बारे में तैयारी करके 12th के बाद मेरा डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद पता लगा। एग्ज़ाम कौन सा होता है? इसके लिए एग्जाम नहीं होता है, इंटरव्यूज होते हैं 5। हाँ, 5 इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, वो क्लियर करने कोई होते भी जा सकता हाँ, है। अब तो खैर वॉक इन नहीं है, अब तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। हमारे टाइम पे वॉक इन इंटरव्यूज होते थे, तो डायरेक्ट जाके इंटरव्यू दे सकते थे। तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ तो पता लगा मुंबई जाना पड़ेगा अब ट्रेनिंग के लिए। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है कैबिन क्रू की। 3 महीने के बाद आपको आपका फ्लाइंग सर्टिफिकेट मिलता है कि अब आप बेसिकली फ्लाई कर सकते हो अब से। लेकिन 3 महीने आपको ट्रेनिंग में 100 आउट ऑफ 90 लाना ज़रूरी है। अगर 89 भी आए तो आप फेल हो जाओगे। और फिर आपको वापस से इंटरव्यू देके वापस से आपको आना पड़ेगा फ्लाइंग में। कई एयरलाइंस ऐसे भी करती हैं कि अगर 89 आए या 80 आए, कितने भी आए, तो आपको वापस से दूसरा बैच देंगे। दूसरे बैच से आपको वापस से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग के बाद आप फिर से बन सकते हो जब भी आपके 90 आ जाएँ। 3 चांसेस दे देती हैं। बट हमारे टाइम पे ऐसा था कि आपका अगर 89 भी आए 100 में से तो आप फेल हो जाओगे। उसके बाद आपका जो डिपॉजिट, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप देते हो 50,000, वो भी आपका रिफंडेबल नहीं होगा, वो भी रख लेंगे। और अगर आपके सपोज 90 आए तो आप किसी भी एयरलाइंस में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो या जिस एयरलाइन के थ्रू आप ट्रेन कर रहे थे उसी एयरलाइन? नहीं, उसी एयरलाइन में। जैसे अगर मेरा सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर एक्स एयरलाइन में हुआ है, एक्स एयरलाइन ने मुझे सिलेक्ट कर लिया, वो अपनी तरफ से मुझे ट्रेनिंग देंगे, लेकिन ट्रेनिंग के 50,000 रुपीज़ लेंगे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब 50,000 लेने के बाद वो आपके 3 महीने में कई एग्ज़ाम लेंगे, मतलब 7 से 8 एग्ज़ाम होते हैं हर 6 दिन के पीरियड के बाद। अब हर 7 एग्ज़ाम में, 7 से 8 जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 100 में से 90 आपका कंपल्शन है, वो आना ही आना है। तो ट्रेनिंग का बताओ, कैसी ट्रेनिंग रहती है इसमें? क्या मतलब इसमें ट्रेनिंग होती है, स्विमिंग की ट्रेनिंग होती है, आपको स्विमिंग सिखाई जाती है। वो किस लिए होता है कि अगर मान लो कभी फ़्लाइट ऐसी जगह से ऊपर उड़ रही है कि नीचे पानी है, वहाँ पे लैंडिंग करानी पड़ जाए पानी में, या फिर किसी तरह कुछ भी इंजन में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, फ़्लाइट नीचे गिर जाए, पानी में गिर जाए, तो पानी में जो 180 पैसेंजर जो फ़्लाइट में होंगे, उनको 90 सेकेंड्स के अंदर फ़्लाइट से बाहर भी निकालना है और उनको पानी में से निकाल के जो बोट वगैरह होगी उसके अंदर भी डालना है। ये 90 सेकंड के अंदर करना होगा, क्योंकि 90 सेकंड में एयरक्राफ्ट जो है वो पूरा डूब जाएगा पानी में, फिर कोई नहीं बचेगा। तो पहले सबको निकालना है, उसके बाद आप जाओगे। ये ट्रेनिंग में बताते हैं। तो इसमें क्या एक आर्टिफिशियल प्लेन भी होता है, ऐसा हाँ, कुछ होता है कि सब पूरा artificial प्रैक्टिकल हाँ, होता है? प्रैक्टिकल तो मतलब पानी में तो पूरा स्विमिंग सिखाते हैं, पानी में डाल के, बोट खुलवा के सबको, मतलब जो हमारे साथ जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उन लोगों को बोट के अंदर कैसे डालना है, सब वो ट्रेनिंग देते हैं। फिर फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग होती है, बॉम्ब थ्रेट की ट्रेनिंग होती है, बॉम्ब को डिफ्यूज़ कैसे करना है, या फिर एक ऐसा लो रिस्क जगह कैसे बनानी है बॉम्ब की, ताकि किसी को आसपास के लोगों को बॉम्ब से इतना इफेक्ट ना पड़े। बॉम्ब को डिटेक्ट कैसे करते हैं वो सिखाया जाता है। सेफ्टी सिक्योरिटी बताते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स कैसे यूज़ करते हैं। मेडिकल सिचुएशंस बताते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, अस्थमा अटैक हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, ऐसी सिचुएशंस में कौन सी मेडिसिन देनी है,
कौन से ट्रीटमेंट्स देने हैं, मेडिकल किट कब खोलनी है, फर्स्ट एड किट कब खोलनी है, ये सब दिया जाता है ट्रेनिंग में। वाह, और हमें तो ये सब पता ही नहीं था यार। मतलब ये नहीं पता था कि प्रैक्टिकली करते हैं ये सब। ये 90% लोगों को नहीं पता है, और यही मतलब मेरा मोटिव ही ये है कि जो लोग नहीं जानते इस टॉपिक के बारे में, मैं उनको कुछ बताऊं कि ये टॉपिक है क्या। लोगों को आज भी ये लगता है कि कैबिन क्रू को वो जो ट्रेनिंग मिलती भी है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता लोगों को पता है या नहीं, पर उन्हें ये लगता है कि कैबिन क्रू को हायर ही सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि फ़्लाइट पे खाना, कॉफ़ी, मैगी ये सब दे सकें। इसके अलावा कैबिन क्रू का और कोई काम नहीं होता है। और बहुत लोग ऐसे मैंने देखे भी, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जो मैंने देखे हैं, मतलब लोगों को अगर 10 मिनट 5 मिनट पानी देने में देरी हो गई तो लोग यही बोलते हैं कि अरे एक ही तो काम है तुम्हारे से, वो भी ठीक से नहीं होता। लेकिन उनको नहीं पता कि एक ही काम नहीं है। अब जैसे अगर मैं कंपेयर करूँ, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कंपेयर करना उनसे, लेकिन जैसे आर्मी के सोल्जर्स हैं, वो भी जब बॉर्डर पे होते हैं तो वो विजिलेंट खड़े रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कब रोज़ तो इमरजेंसी नहीं हो रही, बट अगर कभी हो जाए तो वो विजिलेंट हैं, इतने ट्रेंड हैं इतने कि वो संभाल लें उस चीज़ को। तो इसी तरह कैबिन क्रू को भी एक ही जॉब नहीं है, उसको विजिलेंट रहना पड़ता है, इधर उधर ध्यान रखना पड़ता है कि कभी अगर कुछ हो जाए, मान लीजिए इधर आपको पानी चाहिए, आपने पानी मांग लिया, बट लास्ट रो पे कोई पैसेंजर है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, वो किसी को बता भी नहीं पा रहा है, तो उस पर भी उसको ध्यान रखना है कि उसको अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो पहले मुझे उसको ट्रीटमेंट देना है, पानी बाद में दिया जा सकता है। बट लोगों को ये बात नहीं पता है कि उनके और भी काम हैं जिन पे उनको ध्यान रखना है। उनको पहले पानी चाहिए कि पहले हाँ, हमारी पानी सेवा चाहिए। पूरी हो जाए, हार्ट अटैक वगैरह बाद में देखेंगे। बहुत छोटे छोटे से मतलब ऐसे कंप्लेंट्स होती हैं कि आपने मैगी में पानी ठीक से नहीं डाला, उपमा ठीक से बना के नहीं दिया, पानी तो आपसे टाइम से दिया नहीं जाता है, पर ये नहीं जानते कि ये जॉब है ही नहीं उनकी, ये तो सेकेंडरी चीज़ है जो वो करवा रहे हैं। जब फ्लाइट अटेंडेंट का जब कॉन्सेप्ट आया था 1937 में, एक फ़्लाइट एक्सप्लोड हो गई थी, तब तक कैबिन क्रू नहीं थी। जब फ्लाइट एक्सप्लोड हुई तब पता लगा कि ये ज़रूरी है, अगर 35,000 फीट पे कोई जा रहा है ट्रस्ट करके तुम्हारी फ़्लाइट में, तो वहाँ पे कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि किसी को, डॉक्टर्स हर फ्लाइट पे नहीं हो सकते, सेफ्टी के लिए हर कोई नहीं हो सकता फ़्लाइट पे कि बॉम्ब थ्रेट के डिपार्टमेंट भी आ जाए फ़्लाइट पे, और फायर डिपार्टमेंट भी आ जाए फ़्लाइट पे, तो कोई एक ऐसा बंदा जिसको हम सारी ट्रेनिंग दे दें और उसको फ़्लाइट पे दे दें, और प्लस ये सेकेंडरी वर्क भी होता रहे कि ठीक है सर्विस भी टाइम पे होती रहे और काम भी हो जाए। इसलिए कैबिन क्रू का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन स्कूल्स ने भी कोई नॉलेज नहीं दी है इस बारे में बच्चों को कि कैबिन क्रू होता क्या है। स्कूल्स में इसकी पढ़ाई नहीं कराई जाती। उससे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वैसे एवरेज सैलरी कितनी होती है एक कैबिन क्रू की? स्टार्टिंग जब मैंने ज्वाइन किया था तब 60,000 मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी जेट एयरवेज की। उस टाइम पे जेट एयरवेज बहुत अच्छी ब्रांड भी थी, बट अभी जैसे जेट एयरवेज तो नहीं है अभी मार्केट में, बट अभी अगर स्टार्टिंग सैलरी देखो तो 35 to 40,000 है। प्लस सैलरी जो है वो आपके फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड करता है, आप कितने फ्लाइंग आवर्स करोगे उतनी आपको सैलरी मिलेगी। तो कई एयरलाइंस है जो 200-300 पर आवर देती है, कई एयरलाइंस है 600 पर आवर भी देती है, तो वो डिपेंड करता है। इंटरनेशनल एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस से ज़्यादा पे करती हैं। तो आपने पर्सनली ऐसी हरासमेंट्स फेस करी है कि भाई आपको पैसेंजर्स उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या 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 होता था? हाँ, मतलब मैंने पर्सनली जो फ्लाइट पे करा है फेस, उससे ज़्यादा मैंने ये जो, जब मैंने इन्फॉर्मेशन देना शुरू करा लोगों को, जब मैंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना शुरू करा यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, वहाँ पे मैंने ज़्यादा हरासमेंट फेस करी। जब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ना नेगेटिव कमेंट्स भर देते हैं, वो हमारी फैमिलीज़ भी पढ़ती हैं, हमारे फ्रेंड्स भी पढ़ते हैं, तो उन लोगों को भी लगता है कि यार हमारा माइंडसेट तो ठीक था इस कैबिन क्रू के कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन अगर इतने सारे मतलब 90% जो सोसाइटी है वो अगर यही बोल रही है कि ये अच्छी नहीं है, जॉब अच्छी नहीं है, प्रोफेशन अच्छा नहीं है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। जब मैंने कैबिन क्रू के लिए डिसाइड किया था कि मुझे करना है, तो मेरे पर्सनल रिलेटिव्स हैं कुछ, उन लोगों ने भी मेरे पेरेंट्स को, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को तो नॉलेज नहीं थी इस कॉन्सेप्ट की, तो उन तक ने ये बोला था कि नहीं अच्छी जॉब नहीं है, पायलट्स के साथ बहुत प्राइवेट टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जॉब ही गंदी है, अच्छी जॉब नहीं, फील्ड बहुत बेकार है, स्टीरियोटाइपिंग है कि बहुत ज़्यादा। पायलट्स और कैबिन क्रू के हाँ। बीच होता है कुछ, पर ऐसा नहीं होता। पर ऐसा कुछ नहीं होता। दैट इज पर्सनल चॉइस, राइट? हाँ, वो दैट पर्सनल इज योर चॉइस ही है पर्सनल obviously, चॉइस। हाँ। तो आपकी फैमिली को फिर कैसे मनाया आपने? मतलब जब मैंने उनको बताया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे वैसे या तो डॉक्टर बनना था या फिर आर्मी में जाना था, तो ना डॉक्टर बनने के लिए इतना पैसा नहीं था और आर्मी में जाने के लिए इतना दिमाग नहीं था। आपके तो फादर क्या करते थे? मेरे फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो अभी तो मतलब ठीक है हालात सुधर गए, पर पहले वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, तो बहुत सारा सोचना पड़ता था कि क्या किस फील्ड में जाना है। 12th के बाद कॉलेज भी करना पड़ता अगर कुछ भी करना था तो उसके भी इतने पैसे नहीं थे कि कॉलेज कर लेते उसके बाद।
तो यहाँ मुझे लगा कि अगर मैं इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो जाती हूँ, थोड़ा बहुत पैसा तो मिल ही जाएगा मुझे, थोड़ा अच्छा अर्निंग भी हो जाएगी, प्लस एक अच्छी जॉब भी है, रेप्यूटेड जॉब है, और मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाऊँगी। तो वहाँ से मुझे लगा, जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए, सिलेक्शन हो गया, तब मैंने मनाना शुरू किया कि वो जो बोल रहे हैं उनको मत सुनो, जाने दो, देखने दो सच्चाई क्या है। और उसके बाद मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो डरा रहे थे, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। रिलेटिव्स का होता है थोड़ा ना, हाँ। बेमतलब में उंगलियां करते हैं। कोई भी प्रोफेशन हो, यही नहीं डॉक्टर ही बनना हो, ये नहीं ये थोड़ी बन पाएगा, कुछ भी अच्छा बनना हो मना ही जितने बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कैसे बनना है, क्या करना है, उनका नीचे सेकंड मैसेज यही आता है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, रिलेटिव्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, कजन्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, ऐसे होता है। तो आप कुछ बताओ रियल लाइफ इंसिडेंट्स, आपने जब फर्स्ट फ्लाइट करी या कैसा एक्सपीरियंस रहता है ओवरऑल? अगर तो मतलब मुझे ऐसा लगता है अच्छे पैसेंजर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं होता सारे ही बुरे होते हैं। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जब मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, और उस टाइम पे मतलब जब आप फर्स्ट फ्लाइट करते हो, सोलो फ्लाइट वो भी, तो आपको नहीं इतनी नॉलेज होती कि यार चीज़ें सही से करनी है। तो मैं एक पैसेंजर को गर्म पानी दे रही थी। जब मैंने गर्म पानी दिया तो मतलब थोड़ा टाइम लेट हो गया मेरे को सर्व करने में। तो शी स्टार्टेड, मतलब वो येलिंग एट मी, वो चिल्लाने लगी। शी वॉज अ लॉयर। तो मुझे चिल्लाने लगी, मैं सू कर दूंगी कंपनी को, इतनी देर हो गई, 10 मिनट हो गए, पानी मांगा था ये वो, और मैं बहुत न्यू थी, मेरी पहली सोलो फ्लाइट थी। तो बराबर में एक अंकल बैठे थे, ही वॉज अ सरदार, एंड ही वॉज लाइक कि बेटा आप मुझे दे दो पानी, इनको रहने दो। वो उनको जानते नहीं थे, बट ही वाज लाइक आप मेरे को दे दो पानी, इनको रहने दो। और फिर उनको वो पलट के बोलते भी हैं, बेटा जब हमारे घर में बेटियां पानी लेके आती है ना तो चिल्लाते नहीं है, थैंक यू बोलते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। कुछ लोग हैं जिनको नॉलेज है, और मेरा मतलब यही मानना है कि जिनको नॉलेज है उनको बाकियों को बताना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है क्या। और क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? ये तो होता ही रहता है कि पानी नहीं दिया, ये नहीं दिया। इसके अलावा जो जैसे कमेंट्स आते हैं ना, गंदे गंदे नेगेटिव कमेंट्स, मतलब मोस्टली क्या बात आती है? जब मतलब सबको लगता है कि सिर्फ सर्विस है, सिर्फ खाना देना है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कैबिन क्रू हाई लेवल वेटरेस है, हाँ, हाईली पेड वेटरेस है, बस जो प्लेन की वेटरेस है बेसिकली, ऐसा बोलते हैं। थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है वेटरेस ही एक तरह से। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि वो वेटरेस ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो पानी देती है, चाय देती है, कॉफ़ी देती है, और कुछ नहीं करती। ये भी होता है, कई लोग बोलते हैं, देख के बोलते हैं, अरे जा पानी लेके आ। मेरे अपने फ्रेंड्स मजाक में बोलते थे, जा पानी लेके आ, तू तो वेटरेस है या तू तो कैबिन क्रू है। वो मजाक होता है, बट वो मजाक नहीं होता, वो एक बहुत डिमीनिंग मजाक होता है। सो इट्स लाइक जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो ना, जब आप एक कैबिन क्रू बनते हो, आपको पता होता है 100 में से 90 मार्क्स ला के आप एक कैबिन क्रू बने हो, आपने इतनी मेहनत करी है। जब मैं मुंबई गई थी तो यहाँ से हम सिर्फ 50,000 लेके गए थे वहाँ पे, और मुंबई का रेंट उस टाइम पे 9,000 था। जब मैंने और छोटा सा अपार्टमेंट था, पीजी था वो, एक 9,000 में। तो वहाँ पे मेरा सिर्फ 3 मंथ्स का था, और हमारी ट्रेनिंग जो है बिकॉज इंटरनेशनल जाने लगी थी उस टाइम पे, तो एक्सटेंड हो गई 15 डेज़ के लिए। अब वो 15 डेज़ के लिए मेरे पास रेंट नहीं था, पैसे ही नहीं थे मेरे पास। अब वहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने जोश टॉक्स में भी ये बात बोली है, 15 डेज़ मैं पनवेल में, मेरा कोई जानने वाले थे हमारे घर के पास। कई बार ना ऐसे होते हैं, बड़े लोगों को आप जानते हो ना, वो हेल्प नहीं करते, छोटे लोग हेल्प कर देते हैं। तो मेरे नोन में कोई थे जिनके रिलेटिव्स पनवेल में रहते थे। मुंबई से कुछ 3 से 3.5 घंटे का डिस्टेंस है पनवेल का। तो मैं वहाँ पे जाके, बट उनके पास घर नहीं था, वो झुग्गी में रहते थे, जो झुग्गियाँ होती है ना। तो मैं वहाँ पे जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि 15 दिन के लिए मुझे अपने साथ रहने दो, अपने इधर जो भी है आपके पास। तो उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ रहने के लिए कुछ है नहीं, बेड वेड कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा सब हो जाएगा, मुझे 15 दिन किसी भी तरह की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, बहुत मेहनत लगी है और मेरे पैसे भी अटके हुए हैं, मैं वापस तो अब नहीं जा सकती इतना करने के बाद। तो मैं वहाँ पे रही, मतलब 15 दिन में ऐसे करती थी। सुबह 4 बजे उठ के मैं आती थी मुंबई तक, अपनी ट्रेनिंग करती थी, फिर रात को 10 बजे तक मैं वापस पहुंचती थी ट्रेनिंग करने के बाद पनवेल। और वही मतलब उसी झुग्गी में रहना, उसी झुग्गी में खाना। 15 दिन मैंने ऐसे ही निकाले हैं जैसे तैसे। उसके बाद मैं एक कैबिन क्रू बनी हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर आप कुछ बने हो तो ये आप ये सुनने के लिए नहीं बने। नहीं यार, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और आप बहुत डिटर्मिन्ड हो, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, आपने ऐसे अपना टाइम गुजारा और देन यू हैव मेड इट, तो दैट्स अ गुड जॉब। थैंक यू। और चलो अब थोड़े फन पार्ट की बात करते हैं। ट्रैवल बहुत करने को मिलता है, तो एक दिन में कितनी सिटीज़ आपने मैक्सिमम घूमी है? एक दिन में हम 4 सिटीज़ जाते हैं, लेकिन मतलब ऐसे होता है, अगर आपको फ़्लाइट मिली है तो सुबह आप निकलोगे,
मान लो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से बैंगलोर, बैंगलोर से वापस कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, 2 सिटीज़ हो गई। कभी कभी ऐसे पैटर्न भी मिलते हैं, दिल्ली से पुणे, पुणे से बॉम्बे, बॉम्बे से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई, ऐसे पैटर्न्स भी जहाँ मिलते से हैं। आप चलते हो वहीं पे वापस आते हो, ऐसा शेड्यूल बनता है? हाँ हाँ, वो तो जैसे आपका रेगुलर फ्लाइंग हो गई कि आप नॉर्मल डे रिटर्न्स कर रहे हो, पर मंथली 3-4 लेओवर्स भी मिल जाते हैं। जैसे आज आप कोलकाता गए, आपको कोलकाता का 1 दिन का स्टे मिला, उसके बाद आप अगले दिन वापस आए। आप पुणे गए, पुणे का स्टे मिल गया। आप इंटरनेशनल गए, दुबई गए, तो दोहा stay गए। जो है वो फ्लाइट वाली करा। हाँ, सब एयरलाइंस के ऊपर होता है, स्टे, खाना, आना जाना सब उनका। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है इतना फ्लाइंग करने के? इस कुछ होता है क्या, मतलब हाँ, होता तो बॉडी है। क्या फेस करती है, कुछ बताओ ना। तो मतलब जेट लैग्स होता है, अगर आप इंटरनेशनल करोगे तो जेट लैग होगा ही। प्लस आप इतना एक्सेसिव फ्लाइंग करते हो ना, कई बार ऐसा बोलते हैं, साइंटिफिक रीज़न भी है, साइंटिस्ट भी मानते हैं इस चीज़ को, कि अगर आप ज़्यादा फ्लाई करते हो तो आपका मेमोरी थोड़ा सा वीक हो जाता है। अच्छा। याद करने में चीज़ें बहुत दिक्कत होने लगती है। और वैसे भी बॉडी को जैसे स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप डेली फ्लाइट्स करे ही जा रहे हो। जैसे कई बार होता है, कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स मिलने लगी थी कैबिन क्रू, क्योंकि मेडिसिन भी लानी थी। कोविड पैसेंजर जो वहाँ पे अटके हुए थे इंटरनेशनली, उनको भी लेके आना था। तो वो टाइम जो था वो हार्डेस्ट टाइम था मुझे लगता है एविएशन के लिए। कई लोग ले ऑफ हो रहे थे, जो नहीं ले ऑफ हुए उनको वैसे इतनी दिक्कतें आने लगी थी, क्योंकि वैसे भी सबका बॉडी थोड़ी सी वीक थी उस टाइम पे। और अब इतना फ्लाइंग करना, मतलब सुबह आप 4 बजे निकल रहे हो, रात को 2 बजे भी कॉल कर देते। जैसे कई बार स्टैंड बाय पे हो अगर आप, तो आप सो रहे हो आराम से स्टैंड बाय पे, 3 बजे का आपका 4 बजे का स्टैंड बाय है सुबह, तो आपको सोते सोते कॉल आ जाएगा कि अरे नीचे आ जाओ, कैब आने वाली है आपकी, आप रेडी हो जाओ, फ्लाइट है 1 घंटे में। तो वो आपको एकदम से जो अपने माइंड को मनाना पड़ेगा ना कि हाँ अब आपको तैयार होना है, फटाफट से जाना है, वो भी बहुत मुश्किल होता है प्रोसेस करना कि यार 1 घंटे में फ्लाइट है, फटाफट से सब चीज़ें याद रखनी है। तो ये इस प्रोफेशन का ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक है, कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपको सैलरी तो मिलती है मंथली, एक आपने बोला कि अगर आप आर्ली बेसिस पे ज़्यादा फ्लाई करो तो कुछ एयरलाइंस ज़्यादा देती हैं। हाँ। इसके अलावा कुछ ऐसा होता है, कुछ प्रमोशंस होते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं, मतलब जो लोग इस प्रोफेशन में घुसना चाहते हैं उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, होता है इसमें। आपको आर्ली बेसिस सैलरी मिलती है, तो वो आपके ऊपर है, आप कितना भी अर्न कर सकते हो। प्लस आपके प्रमोशंस भी होते हैं, हर 2 साल में 3 साल में आपके प्रमोशन होते हैं, रिकॉर्ड के भी ऊपर रहता है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपने ज़्यादा सिक लीव्स नहीं ली है। Alright. इसके अलावा आपको लेओवर अलाउंस मिलते हैं। अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हो तो आपको अच्छा खासा 4-5 हज़ार का लेओवर अलाउंस मिल जाता है। अगर इंडिया में जा रहे हो तो आपको 700 से 1000 के बीच में मतलब मिलता है। मतलब आपको रहना खाना तो कंपनी दे ही रही है, प्लस आपको और पैसे भी दे रही है। तो दिस इज प्रमोशन, ये प्रमोशन है कि एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। हाँ, और हाँ। प्लस तुम डोमेस्टिक से इंटरनेशनल चले गए। हाँ, और सबसे मेन जो बेनिफिट है वो है फ्लाइट टिकट्स। फ्री ट्रैवलिंग है आपके लिए तो, और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी। अच्छा, आपका हुआ था इंटरनेशनल में कि आप भी फ्लाई कर रहे हो? हाँ, मतलब जो मेरी एयरलाइंस थी जिसमें मैंने काम किया है वो इंटरनेशनली भी जाती थी और इंडिया में भी जाती थी। तो उसमें कुछ अलग पर्क्स हैं इंटरनेशनल के? हाँ, मतलब अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हो तो आपको लेओवर अलाउंस ज़्यादा मिलता है, आपके आवर्स बढ़ जाते हैं, 18 16 घंटे की फ़्लाइट्स होती हैं, आवर्स बढ़ जाते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं, ये होता है। तो आप कंट्रीज घूम सकते हो या फिर आपको वीज़ा चाहिए? घूम सकते हैं, जीडी पे जाते हैं बेसिकली कैबिन क्रू, तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस जाओगे, वहाँ पे स्टैंप लगेगा आपकी वीज़ा आपके पासपोर्ट पे, और आप जा सकते हो। 1 दिन का आपको लेओवर मिलता है, 2 दिन का मिलता है, आप जाके घूम के वापस आ सकते हो। दिस इज द गुड पार्ट। ये बेस्ट पार्ट है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। एंड आप यकीन नहीं करोगे, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, कई एयरलाइंस 5-5 फैमिली मेंबर्स को भी करती हैं अलाउ कि आप स्टाफ टिकट दे सकते हो, और उन स्टाफ टिकट पे आपको अगर जाना है तो सिर्फ आपको टैक्स पे करना है। मतलब अगर आप दुबई तक का भी देखो तो आपको सिर्फ 1200 से 1300 रुपये की टिकट पड़ेगी फैमिली मेंबर्स के लिए। पूरी फैमिली आपकी जा सकती है 1200 रुपये पर पर्सन या 1300 रुपये पर पर्सन में दुबई या कहीं भी घूमने। कभी आपके साथ कुछ इमरजेंसी वाला इंसिडेंट हुआ है कि आपको जो एक्चुअल स्किल्स आपने सीखी हैं कभी यूज़ में आई हो? हाँ, आई हैं, बहुत बार आई हैं, और गलतियां भी हुई है कई बार जिसके पीछे डांट भी कोई पड़ी है। बताओ बढ़िया किस्सा। जैसे एक बार हुआ था, एक पैसेंजर था जिसको कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी हार्ट में, बट मैं नई थी उस टाइम पे, मतलब नई भी नहीं, 3-4 महीने हो गए थे मुझे। तो अब उनको हार्ट में दिक्कत हो रही थी, बट ही वाज लाइक कि मुझे ना एसिडिटी हो रही है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, होता है लोगों को, जब हार्ट प्रॉब्लम होती है तो लोगों को लगता है एसिडिटी हो रही है। तो ये वाइटल्स वगैरह चेक करने पड़ते हैं हमें। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर वो खुद ही बता रहा है कि मुझे एसिडिटी हो रही है तो मैं जाके पहले उसको एसिडिटी की मेडिसिन दे दूँ। तो मैंने डाइजीन और ये सब दे दिया उसको, बट एक्चुअल में उसको हार्ट प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक फ़्लाइट पे ना 4 कैबिन क्रू होती हैं,
4 में से 1 सीनियर होती है और बाकी 3 जो जिनको थोड़ा नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है वो होती हैं। तो जब हमारी जो सीनियर जो कैबिन क्रू थी वो आई, उसने वाइटल्स चेक किए, तब उसको एहसास हुआ कि नहीं ये नहीं देना है इसको एक्चुअल में हार्ट अटैक हो रहा है। एंड देन हमने फिर डॉक्टर के लिए भी पूछा कि कोई फ्लाइट पे डॉक्टर है तो प्लीज़ वो भी हमें असिस्ट कर दो, मेडिकल किट खोलने में, कोई इंजेक्शन वगैरह देना है तो वो डॉक्टर दे सकता है। बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो हमने फॉलो किया, उसके मतलब थोड़े से कपड़े वगैरह लूज़ कर दिए, उसको बाकी मेडिसिन दे दी जो देनी थी, तो ऐसे हमने फॉलो किया कौन सी प्रोसेस। मेडिसिन देनी होती है? सॉर्बिट्रेट देते हैं अगर और साथ में डाइजीन सॉर्बिट्रेट देते हैं और साथ में हम लोग डिस्प्रिन देते हैं सबलिंगुअली जीभ के नीचे रख के। और आपके 5-6 साल की जॉब में आपने कभी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है कभी? हाँ हुई है। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कोलकाता। अच्छा। हाँ ऐसा बट ये ऐसा हुआ नहीं था, बट कैप्टन को लगा, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि उनको लगा भी अगर थोड़ा सा भी हुआ तो उन्होंने लैंडिंग करा दी। हुआ क्या था एग्जैक्टली बताओ? उनको ऐसा लगा कि जो इंजन है उसमें फायर हो रही है, बट वो स्पार्क तो था, जो तार थी उसका स्पार्क था, बट ऐसा नहीं था कि इंजन फायर हो रहा है। बट उनको अगर लगा भी, दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट द कैप्टन कि उन्होंने लैंडिंग करा दी, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कि अगर है भी फायर तो हमने इग्नोर कर दिया कि छोड़ो हमें लगा ही है। लैंडिंग कराने के बाद वो हम सब इवैक्यूएट हुए, निकल गए वहाँ से। जो फ्लाइट थी उसको बिल्कुल एक आइसोलेटेड बे पे लेकर गए, वहाँ पे पूरा चेक वेक हुआ कि कुछ है या नहीं उसमें, तो कुछ नहीं निकला, बट फिर भी सब लोग सेफ थे। और इस केस में जैसे फ्लाइट डिले हो गई, लोगों को जहाँ पहुँचना था हाँ। नहीं पहुँच पा रहे, तो कैसे कॉम्पेंसेट होता है, कुछ होता है? कॉम्पेंसेट तो नहीं, बट जो जैसे आपके रिफ्रेशमेंट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे आप डिले हो गई फ्लाइट, नेक्स्ट फ्लाइट में भेज ही देते हैं, बट जो जैसे रिफ्रेशमेंट वगैरह हो गई वो दे दिया जो लेट हो गए। बाकी कुछ पैसेंजर्स चिल्लाते भी हैं कैबिन क्रू पे कि जैसे उनकी वजह से लेट हो गए हो। अच्छा वैसे चिल्ला रहे हैं। हाँ। मैं तो वैसे कह रहा हूँ अगर कैप्टन ने अनाउंसमेंट तो करते होंगे हाँ, हाँ। वो इमरजेंसी लैंडिंग हो रही हो तो भाई कितना पैनिक हो जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं अनाउंस करा। Announce नहीं नहीं करा? नहीं नहीं, ये तो फिर सब लोग ही पैनिक हो जाएंगे ना, सब लोगों को डर लग जाएगा, तो बस कैबिन क्रू को बताते हैं। अच्छा। इंटरफोन पे बता देते कि ऐसे ऐसे कुछ लग रहा है एंड वी आर लैंडिंग। आप लोगों को पता हो? हाँ हमें पता रहता है। ऑल राइट। मतलब अगर कोई बहुत ही मेजर सिचुएशन है तो उसमें तो अनाउंस करना ही पड़ेगा, फिर ब्रेस के जो कमांड्स होते हैं वो देने पड़ते हैं कि हम लोग लैंडिंग कर रहे हैं, ब्रेस पोजीशन में आ जाओ, वो सब बताना पड़ता है कैबिन पैसेंजर्स को कि अब हम लैंडिंग कर रहे हैं, आपको निकल के क्या करना है, निकलते हुए कैसे आना है, एक एक करके आना है लाइन में। तो वो पूरे कमांड्स वो सब ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं कि कैसे कैसे कमांड्स होते हैं। और क्या, और ट्रेनिंग का कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको लगा हो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नई सीखी, मुझे भी नहीं पता थी पहले? मैंने स्विमिंग भी नहीं सीखी है, मुझे नहीं आता था। फिर स्लाइड, जैसे एयरक्राफ्ट से जब स्लाइड खुलती है तो उसको कैसे खोलना है, खोलने के बाद कैसे स्लाइड करके सबको निकालना है। और अगर कोई मान लो ऐसा पैसेंजर है जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कोई ऐसा पैसेंजर है जो चल फिर नहीं सकता, उसको लेके खुद गोदी में लेके निकलना है। कोई अगर बैठा है अपनी सीट से भी नहीं उठ पा रहा है तो उसको कैसे उठाना है। मतलब कैबिन क्रू इतनी ट्रेंड होती है कि वो अकेली उस बंदे को उठा के नीचे ला सकती है। वो सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं कि कैसे उठाना है। अलग अलग प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि अगर अकेला बंदा है उसको कैसे तुम पीठ पे उठा सकते हो, कैसे तुम गोदी में उठा सकते हो, उठा के नीचे इवैक्यूएट करना है, स्लाइड से कैसे नीचे आना है, फिर स्मोक को कैसे बंद करना है, बॉम्ब हैंडलिंग कैसे करनी है। अगर मान लो कोई ऐसा बॉम्ब है जो एंटी हैंडलिंग है या फिर उसमें कोई ऐसा बटन वाला बॉम्ब है तो उसको कैसे चेक करना है कि मतलब वो बॉम्ब फटेगा तो नहीं, या फिर वो बॉम्ब कौन से वाला है, इसमें कौन सा बॉम्ब है, मतलब टाइम बॉम्ब है। इक्विपमेंट आपके पास होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं? हाँ नहीं, इक्विपमेंट नहीं होता, वो हमें मतलब फ्लाइट में ही कोई ऐसी टेक्निक सिखाई गई है, सेफ्टी जो मैनुअल होती है, सेफ्टी मैनुअल, उससे कि हम चेक कर सकते हैं कि एंटी स्विच, इसमें वैसा स्विच तो नहीं है कि अगर इसको टच किया तो फट जाएगा। और फिर ऐसा भी सिखाते हैं कि मतलब इस बॉम्ब को कैसी एक जगह पे रख दो ताकि ये लो रिस्क बन जाए, ऐसा ना हो कि फटने के बाद बहुत ज़्यादा रिस्क हो, मतलब वेट टिश्यूज़ और वो सब लगा के, ताकि वो एक लो रिस्क एरिया बन जाए। टफ जॉब है, टफ भी है। और वायर भी काटनी सिखाई है ये? वायर तो नहीं सिखाई, वो तो BDDS ही आके करता है बट अच्छा, और कुछ आप कन्वे करना चाहते हो यहाँ जो लोग आपको देख और के? कोई किस्सा बताना हो आपको? हाँ मतलब यही है किससे, बेसिकली मेरा यही मोटिव है कि स्कूल्स में प्लीज़ इस चीज़ की एजुकेशन दो
ताकि पता लगे। जैसे स्कूल में आपने बताया है, मैंने जीके की बुक्स पढ़ी है बच्चों की, उसमें आता है प्रोफेशन वाला चैप्टर कि डॉक्टर क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, टीचर क्या करती है, मेड क्या करती है, कुक क्या करता है, ड्राइवर क्या करता है, सबके प्रोफेशंस हैं। लेकिन एक एयर होस्टेस, कैबिन क्रू, फ्लाइट, किसी आधे लोगों को ये भी नहीं पता है एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट, कैबिन क्रू एक ही होती है। तो ये कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं है स्कूल में। तो मुझे मेन यही है कि प्लीज़ स्कूल में बताना शुरू करो। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड जॉब, जिसमें आप क्या करते हो, आप सेव करते हो लाइफ लोगों की, आप लोगों को बचाते हो किसी चीज़ से। 35,000 फीट पे आप खुद सोचो, अगर आपके फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, आपके मदर जा रही है, फादर जा रही है, आप किसी ट्रस्ट पे तो उनको भेजोगे कि कुछ अगर हो जाए पीछे से तो कोई हो संभालने के लिए। तो यही है कि मतलब इस जॉब के बारे में आगे पढ़ाया जाए स्कूल्स में, उनको पता लगे कि अच्छा ये जॉब ये होती है, ये सर्विस की जॉब नहीं होती, सिर्फ इसमें चाय कॉफ़ी ये सब नहीं देना है, इसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, ताकि जिस ट्रस्ट पे हम उस फ्लाइट पे लोगों को भेज रहे हैं, 180 पैसेंजर एक फ़्लाइट पे होते हैं, इवन कैप्टन भी होता है, तो उनकी सबकी जिम्मेदारी अगर 4 लड़कियां ले रही है तो उनमें कुछ तो होगा, कुछ तो सिखाया होगा उनको। सिर्फ चाय कॉफ़ी देने वाला तो इतनी जिम्मेदारी लेके नहीं जा सकता। सही बात है यार, बिल्कुल सही बात अच्छा, है। कोई कभी कैप्टन रूड मिला है कि कुछ ज्यादा ही चला रहा हो? हाँ, वो तो रोज का काम है, ऐसा कुछ है नहीं। ज्यादातर रूड ही निकलते हैं, मतलब क्योंकि वो होते तो एक्सपीरियंस ही है अपनी चलाने वाले। एंड देन पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, बट कई कैप्टन ऐसे भी होते हैं कि इतनी नॉलेज होने के बाद भी, इतना एविएशन के बारे में पता होने के बाद भी, दे ट्रीट कैबिन क्रू लाइक कि ये वही है, चाय देंगी मुझे, कॉफ़ी अच्छा, देंगी वो मुझे। भी हाँ ऐसे ही treat हाँ, करती है, तो तो मतलब गलत। इतनी नॉलेज होने के बाद भी कैप्टन्स भी कुछ ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, चाय दे दो बार बार, कॉफ़ी दे दो बार बार, ये जाने बिना कि आगे 180 पैसेंजर है, उन्हें पहले उनका करने दो, उसके बाद फ्री होंगी तो कर देंगी आपकी भी सर्विस। तो ये रहता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही गलत है टॉपिक। कैप्टन्स और कैबिन क्रू का ये पूरा पर्सनल चॉइस है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है साथ में। बट बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इस जॉब में आने के लिए आपको कैप्टन्स को प्राइवेट टाइम देना पड़ेगा, कैप्टन्स आपका प्रमोशन करा सकते हैं। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो लोगों के मन में आया हुआ है कि ये जैसे डॉक्टर्स और नर्स को लोग जोड़ देते हैं एक साथ, ऐसे ही कैप्टन्स और फ्लाइट अटेंडेंट को एक साथ जोड़ दिया बस। वैसे कभी फेस किया आपने ऐसा कुछ? कभी हाँ, किसी मतलब, ने बोल दिया हो कुछ? देखो, हम किसी भी फील्ड में जाएं, हम कॉर्पोरेट में जाएं, टीचिंग में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, ऐसा नहीं होता कि आप वो मोलेस्टेशन फेस ना करो। आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको रिएक्ट करते हो या आपको कैसे उनको आंसर देना है। तो ये हर फील्ड में है। आप अब अगर वही है कि गुड़ पे मक्खी चिपकेगी जाके, तो अगर किसी ने देखा है, कोई अगर फ्लर्ट कर रहा है या कुछ बोल रहा है ऐसी आपको स्टेटमेंट, आपको पता है कि आपको उनको कैसे लाइन ड्रॉ करनी है वहाँ पे। तो ऐसे देखिए, कई कैप्टन्स ऐसे होते हैं, कई कैबिन क्रू भी ऐसी होती हैं जो मतलब प्रमोशन के लिए और प्रमोशन के लिए या फिर जाके कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब ये भी पर्सनल चॉइस ही है, Personal मतलब choice है। इट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोफेशन। हाँ, एग्जैक्टली। वही है, पर क्वेश्चन पूरे प्रोफेशन पे आ जाता है कि ये चीज गलत है, यहाँ मत जाओ, गलत नजर से देखते हैं, ऑल ऑफ दैट। वो फील्ड ही पूरी एक गंदी बन जाती है। उस वजह से सब लोग ये सोचने लगते हैं कि नहीं यार, ये सारी गंदी फील्ड है। जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का भी इसमें बहुत होता है। लोग बोलते हैं कि अगर इस फील्ड में जाना है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग तो करनी पड़ेगी, सब करते हैं, करना ही पड़ता है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब मुझे पता है कि काफ़ी पार्ट ऑफ कैबिन क्रू करते हैं ये चीज़ें, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है। तो जब मैं गई थी, मुझे ये चीज़ और मैं बहुत इस चीज़ में बहुत मैंने दिमाग से काम लिया था। मैं जाके जब मैं ट्रेनिंग में, मेरा फर्स्ट डे था, पहले मैंने अपने सारे डाउट ही क्लियर करे थे कि मुझे पहले ये बातें बताओ, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ऐसा क्यों कहते हैं कि पीनी पड़ेगी और यार स्मोक करना पड़ेगा? क्योंकि रीजन बहुत सारे कैबिन क्रू ऐसी हैं जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करती हैं, पर्सनल चॉइस। ये वाला लोगों का वो है। ये कौन, जैसे अब अगर आप एक्टिंग फील्ड में भी जाओ तो लोग बोलते हैं कि इस फील्ड में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये भी पर्सनल चॉइस ही है, इंसान ही करेगा तो करेगा ही, नहीं करनी नहीं करेगा। तो मैं जब ट्रेनिंग में गई थी, मैंने अपने ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर से फर्स्ट डे पे यही चीज़ें पूछी थी। पहले मुझे बताओ, ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो नहीं करनी पड़ती, पहले मुझे बताओ, ऐसे तो नहीं होता कि पायलट्स के साथ ऐसा कुछ करना पड़ता है। वो सब डाउट्स जब मेरे क्लियर हो गए फर्स्ट डे पे, तब मुझे लगा यार ऐसा कुछ है ही नहीं जितना बना रखा है इसको कि ऐसे ऐसे होता है। ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जैसे पायलट्स हैं, उनको भी बोलते हैं कि यार ये तो क्या ड्राइवर ही तो है, हाँ, बस जहाज चला रहा है। बोलते हैं। तो कहने वाले तो बहुत चीजें कह देते हैं, तो वो तो गलत ही है ना। मतलब इंडिया में बहुत कम प्रोफेशन ऐसे हैं जिनकी रिस्पेक्ट है। बहुत सारे प्रोफेशन, डॉक्टर को कहते हैं ये तो लूटते हैं, एक्टर को कहते हैं इनका तो यही काम है, एक्टर को कह दे तो लुच्चे हैं ये। हाँ, एक्टिंग को लुच्चा माना जाता है। लॉयर को कुछ कह देते हैं कि ये तो पैसे लूटते लॉयर को हैं। तो ये भी कहते हैं कि बस बगल वाले घर में पड़ोसी वड़ोसी लॉयर ना निकल जाए। सही बात है, उनसे डरते हैं। डरते हैं। भाई किसी प्रोफेशन को देखा जाए रिस्पेक्ट मिलती नहीं है इंडिया में। पुलिस को भी नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती यार रिस्पेक्ट।
लेकिन ओपनली आके ऐसे केबिन क्रू के लिए बोला नहीं किसी ने आज तक, मैंने कभी सुना नहीं। तो ये अच्छी बात है कि अच्छी आप बात है कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से बाहर आए और लोगों को बता रहे हो कि क्या क्या फेस करते हो। क्योंकि एक्चुअली हमें भी पता नहीं था हाँ। ये चीज़। ये मुझे लगता है कैबिन क्रू की भी गलती है। जैसे मान लो कोई उन्हें कुछ कह रहा है तो वो या तो रिटेलिएट इसलिए नहीं करती कि हमें जॉब से ना निकाल दे, कुछ एयरलाइन सपोर्ट नहीं करती, तो जो सपोर्ट करती भी है उन्हें ऐसा लगता है कि यार इन्हें क्या ही बोलना है, बोलने दो। लेकिन अगर एक को चुप कराओगे तो शायद उसके थ्रू 10 को पता लगे कि एक्चुअल में ये बात ये है। अब जब मैं मुझे अभी भी मतलब ये चीज़ें याद आती है, कुछ लोग जैसे बनना चाहते हैं कैबिन क्रू, मैं कोचिंग देती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो कुछ मुझे बताते हैं, हमारी ना एक फ्रेंड थी वो कह रही थी कैबिन क्रू तो उल्टियाँ साफ़ करनी पड़ती हैं। अरे ये तो ऐसी होती है, अगर पैसेंजर कोई भी इनको कहीं से भी पकड़ लेगा ना तो ये मना नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी तो इन्हें सारी बात माननी पड़ती है, नहीं तो जॉब से निकाल देंगे। दिस इज बुलशिट। तो वो नहीं समझ पाती कि उल्टियाँ साफ करना इज नॉट कि आपकी जॉब है उल्टियाँ साफ करना। अगर आप एक डॉक्टर हो, आपको अगर किसी को ट्रीट करना है, उसका खून तो आप साफ करोगे ना, तभी आप उसको पट्टी करोगे। ऐसे तो नहीं हो सकता बिना साफ करे पट्टी कर दी। तो अगर किसी पैसेंजर को कुछ हो गया तो आप उसका ध्यान तो रखोगे ना। इट्स नॉट लाइक उल्टी साफ करनी है, आपको उल्टी का ट्रीटमेंट करना है। सही बात है यार, बहुत ज़्यादा नज़रिया हमारा तो खुद चेंज हो गया, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी जब पता चलेगी तो चीज़ें पता चलने पे ही रियलाइज़ होती हैं। जब तक पता नहीं होती तब तक तो लोग फिर अपने हिसाब से ही जजमेंट्स बना और ये भी होना चाहिए कि स्कूल में बता रहे हैं और ज़्यादा इस प्रोफेशन के बारे में, ताकि और ज़्यादा लोगों को नॉलेज भाई चीज़ें बाहर आनी चाहिए यार, किसी भी तरीके से बाहर आनी चाहिए। ये अच्छा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के जरिए बाहर आ रही हैं और लोगों को मालूम पड़ेगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी। मैंने और भी लोगों से कांटेक्ट करा है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए बताने के लिए। स्कूल्स ने ऑब्वियसली मुझे हाँ बोल दिया एक सेशन के लिए कि आप दो और बताओ लोगों को, करियर गाइडेंस दो, बट मतलब यूट्यूबर ने मना करा, किसने मना करा बताना नाम। नहीं नाम मत लो। बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब नहीं चाहते कि ये टॉपिक बाहर आए या इस टॉपिक पे बात हो, मे बी बिकॉज ये बेनिफिशियल नहीं है लोगों के लिए ज़्यादा। बट यार ये हमारी लाइफ से जुड़ा है, और अगर कुछ भी किसी एक की भी सोच बदलती है हमारे जरिए तो हमारा तो फर्ज बनता है यार, ये भी इम्पोर्टेंट जॉब है। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद काफी लोग की सोच बदलेगी यार, जो इसको देख रहे हैं आप ना। लोग भी रिस्क ही ले रहे हो एक तरीके से, प्लेन में आप ट्रैवल कर रहे हो, रिस्क भी है, आप संभाल भी रहे हो चीजें, बहुत बड़ी बात है ये भी। तो आपको अब आपने एविएशन इंडस्ट्री छोड़ दी है, पर क्या बेटर लगता है आपको? आप एक डेस्क जॉब कर रहे हो, वो बेटर है या एविएशन बेटर थी? एविएशन है मतलब एक ड्रीम जॉब होता है बहुत लोगों का, तो मेरा भी ड्रीम जॉब ही था। बिकॉज मैं अगर मेरे फादर ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि फ़्लाइट में बैठना तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। और मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि बहुत बड़ी चीज़ है फ़्लाइट में बैठना, हम नहीं कर सकते। बट जब ये हुआ एक्चुअल में, मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन सच्ची में ट्रू होती है। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं कुछ कि यार ये करना है तो ये होगा, वो हो जाता है। अब मेरे पेरेंट्स बैठते हैं फ्लाइट में जब, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार कहाँ से उठ के कहाँ पे आ गए, सोचा भी नहीं था कभी कि यहाँ बैठेंगे। और जैसे जो लोग आसपास के थे वो भी बोलते थे इतने बड़े सपने मत देखो भाई, नहीं होते पूरे ये। बट वो हुआ तो मतलब जो 400-500 रुपये डेली का कमा रहा है उसके लिए तो 4000-5000 की टिकट बहुत महंगी होगी। तो अच्छा लगता है उन्हें मतलब ये चीज़ें देख के। तो मेरे लिए तो वो सबसे अच्छी चीज़ थी, क्योंकि उसने मुझे बनाया है, उसी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी दिया है, इतनी हिम्मत भी दी है कि आज मैं बता पा रही हूँ लोगों को कि मतलब ये क्या होती है प्रोफेशन। डेस्क जॉब कर रही हूँ, बट साथ साथ मैं अभी भी एविएशन से निकली नहीं हूँ पूरी तरह से। वो होता है ना, आप एविएशन को छोड़ दो, एविएशन आपको कभी नहीं छोड़ता, ये फैक्ट है। अच्छा, ऐसा तो होता है? आप जब उसको छोड़ भी दोगे ना, आपको आदत इतनी हो जाएगी इधर से उधर ट्रैवल करने की, जॉब ऐसी करने की, तो आप नहीं निकल पाते। तो अभी मैं एक कैबिन क्रू कोच भी हूँ, कोचिंग देती हूँ। जो लोग बनना चाहते हैं कैबिन क्रू, जिन्हें बिल्कुल जीरो नॉलेज है इस कॉन्सेप्ट की, उन्हीं को नॉलेज देती हूँ ज़्यादा। जो लोग फ्रैंकफिन से कर सकते हैं ट्रेनिंग, या फिर जो लोग अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं 1.5-2 लाख, उन्हें ट्रेनिंग मैं नहीं देती। जो लोग एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर सकते वो चीज़, और उनका ड्रीम है कि उन्हें बनना है कैबिन क्रू, और इतना पैसा नहीं है कि वो कोचिंग में पैसा दें, उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, उनको मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे बनना है आपको कैबिन क्रू। फुल टाइम जॉब है मेरे पास एक डेस्क जॉब, वो तो मुझे करनी पड़ेगी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ये साइड बाय साइड मैं ये चला रही हूँ ताकि लोगों को पता लगे और उनके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे हों जैसे मेरे हुए। तो एविएशन छोड़ने का रीजन था क्या? मेरी फैमिली से दूर थी मैं बहुत, और जो भी लड़कियां कैबिन क्रू बनेंगी वो ये उनको पता लग जाएगा कि वो फैमिली से तो दूर रहेंगी, क्योंकि 4-4 दिन के लेओवर्स होते हैं, 5-5 दिन के लेओवर्स होते हैं, आप फैमिली से दूर हो जाते हो। और जो लोग छोटे शहरों से हैं वहाँ एयरपोर्ट नहीं मिलता आसपास, तो एयरपोर्ट वाली सिटी में ही आपको जॉब मिलेगी जहाँ भी जाओगे। तो जब इतने टाइम फैमिली से दूर हो ना, एक होम सिकनेस भी आ जाती है इस फील्ड में, क्योंकि आप रोज़ सेम लोगों के साथ फ्लाई नहीं कर सकते, सेम आपके कलीग्स नहीं हो सकते, तो आपके फ्रेंड्स भी नहीं बन पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि आप सेम लोगों के साथ फ्लाई नहीं कर रहे हो, रोज़ अलग अलग सेट ऑफ क्रू आ रहा है।
तो इसलिए एक टाइम पे ना आप लोनली फील करने लगते हो कि अब घर की याद आ रही है, घर जाना है। सही बात है। ऑल राइट। और फिर ये कंटेंट क्रिएशन क्यों चूज किया आपने कि भाई कंटेंट बनाना है? ये तो जब मुझे लोग पूछने लगे, जैसे मैं किसी को ना बड़े उसमें बताती थी, जब मैं कैबिन क्रू बनी, अरे मैं कैबिन क्रू हूँ, तो वो नेक्स्ट सवाल ये होता था कैबिन क्रू क्या होता है। जब मैं बोलती थी मैं एयर होस्टेस बनी, तब भी बहुत लोगों को पता लगता था अच्छा एयर होस्टेस, तब भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि एयर होस्टेस क्या होता है। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि अब बताने की ज़रूरत है कि यार कैबिन क्रू क्या होता है, मैं क्या जॉब करती हूँ, क्या काम होता है। तो तब मुझे लगा कि अब कंटेंट करना चाहिए। तो पहले यूट्यूब स्टार्ट किया, वहाँ से थोड़ा सा जब मुझे लगा कि अब आने लगा है लोगों का रिएक्शन, तो मैंने फिर इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया तो ये भाई। जो आप कोचिंग देते हो ये कहाँ पे देते हो? ये ऑनलाइन? ऑनलाइन कोचिंग देती तो डू यू चार्ज फॉर दैट? नथिंग, इट्स लाइक 1000 to 2000 रुपीज़, दैट टू बिकॉज वो कंटेंट जाता है जो मैं बुक्स देती हूँ, जो इंटरव्यू के जो नोट्स होते हैं वो सेंड करती हूँ, वो उसके ही चार्जेस रहते हैं, इससे ज़्यादा आई नेवर चार्ज। सही है भाई, किसी को भी सीखना हो तो इनके चैनल पे आप हम लिंक्स लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। और कुछ आखिरी शब्द आप कहना चाहते हो जो लोग, जो जनता इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं करती? गो फॉर इट, दैट्स योर कैमरा। इस वक्त मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये दिमाग से निकाल दो कि कैबिन क्रू एक हाईली पेड वेटरेस है, ये सिर्फ एक वर्ड है। वेटर की भी इज्जत तो उतनी ही होती है, वेटर भी इंसान ही होता है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट अ वेटर एज वेल, बट इट्स नॉट अ वेटरेस, इट्स नॉट अबाउट सर्विसिंग, इट्स द मेन जॉब इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो जब भी कभी लगे ना कि कैबिन क्रू को ये कहना चाहिए कि यार आप सिर्फ यही पानी देते हो, चाय देते हो, या आपका तो यही काम है, तो ये सोच लेना कि हमारे पेरेंट्स जा रहे हैं मान लो आज फ्लाइट पे, या हमारा कोई रिलेटिव जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो फ्लाइट पे जा रहा है, उसे भगवान ना करे फ्लाइट पे कुछ हो गया 35,000 फीट पे, आपसे बहुत दूर है वो, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? आप बस ये ढूंढोगे कि कोई मिल जाए फ्लाइट पे जो पानी चाय ना दे इनको, बस इस वक्त ही ट्रीट कर दे, ठीक कर दे इनको। तो उस टाइम पे आपको लगेगा यार अगर ये ट्रेंड है ना तो बस आप ही बचा लो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं बस इन्हें बचा लो, पानी चाय सब साइड में रख दो। तो इसलिए वो वहाँ पे इसीलिए वो उस टाइम पे पानी चाय कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ आपको ट्रीटमेंट देगी और ये भी नहीं सोचेगी कि आपने उसको वेटरेस कहा था। उस टाइम पे उसका जॉब, उसका धर्म यही है कि उसको बचा ले। तो बस इस चीज़ की रिस्पेक्ट करो कि कैबिन क्रू क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये खुद तो जानो और बाकी लोगों को भी बताओ। अगर आप 3-4 लोगों को भी, अपने आसपास के लोगों को बता दोगे ना कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बहुत लोग बदल जाएंगे। और आने वाली जो कैबिन क्रू है, जो आने वाले एस्पायरिंग लोग हैं जो चाहते हैं कि वो कैबिन क्रू बने, उनको ये डर खत्म हो जाएगा कि यार लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, कैसे मनाएंगे फैमिली को। मैं भी अपनी जनता से ये बोलूँगा प्लीज़ इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये बात पहुँचे, इनका मैसेज पहुँचे और सबकी सोच बदले। और जिस को भी भावना से जुड़ना है, इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है, चैनल का गोल बटन यहाँ स्क्रीन पे कहीं आ रहा होगा, आप जाओ, कोई भी आपको क्वेरी है, शी इज़ देयर टू हेल्प। तो मिलेंगे एक और मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। सब्सक्राइब कर देना भैया, प्यार देते रहो, भावना जी को भी दो, हमें भी दो, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय।